वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम डिफरेंशिएशन में कैलकुलस 1 चल रहा है हमारा। और जैसा मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि कैलकुलस के आपके बेसिकली 2 यूनिट आते हैं, कैलकुलस 1 और एक कैलकुलस 2। दोनों का आपके एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं कि 40 मार्क्स के आसपास का आपके एग्जाम में इसका वेटेज रहता है। अब कैलकुलस 1 से कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे वो कैलकुलस 2 हो, वहां पर भी एडवांस कैलकुलस कहते हैं, वहां पर भी आपको कुछ उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोनों ही चीजों को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन लेना आना चाहिए, डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए। तो डेरिवेटिव के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। जिसमें कि मैंने आपको बड़ा बेसिक रूल्स पहले डिस्कस किया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट रूल बताया, फिर क्वोशिएंट रूल बताया, फिर मैंने लास्ट क्लास में चेन रूल आपको बताया। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक रूल्स को हमने डिस्कस कर लिए। अभी आज की क्लासेस में भी आपके रूल्स ही चलेंगे, अभी 1 से 2 क्लासेस और रूल्स चलेंगे। ये कंफर्म है, गारंटीड है। क्लास नंबर 3 से आपका मतलब आज की क्लासेस, एक क्लास और 2 क्लास के बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा तो उस समय आपके लिए एप्लीकेशन पे फोकस होगा, आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उस पर फोकस होगा। कैलकुलेशन पे आपका जो है इतना ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कैलकुलेशन कैसे कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन सिखा करके मैं आपको वहां पर लेकर के जा रहा हूं। कैलकुलेशन तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन वो आपके लिए नई चीजें होंगी। नई चीजें बिल्कुल नहीं होंगी कि पहले आपको मालूम होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लासेस में जो है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, एक इंप्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। इंप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चे? तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में कि आपके पास में बेसिकली है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स और वाई, इक्वल्स टू क्या आपके पास में एक्स वाई है, ये एक्स वाई ही है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में भी 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और राइट साइड में 2 वेरिएबल आपका एक्स एंड वाई। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे आप। तो डेरिवेटिव लेंगे किस फंक्शन का? दिस फंक्शन का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। किसके रिस्पेक्ट में? आपको क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप डी एक्स करेंगे। राइट साइड में डेरिवेटिव लेंगे आप किस फंक्शन का? आपके पास में एक्स वाई का। अब बड़े ध्यान समझना है, जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको फर्स्ट का भी डेरिवेटिव होगा, या फिर सेकंड का भी डेरिवेटिव होगा। जो फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा तो ये क्या होगा आपके पास में? फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो बेसिकली क्या होगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव भी होगा, इस बात को मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं चीजों को, ठीक है? एक्स की पावर 3 एंड सेकंड का भी डेरिवेटिव होगा y रेज टू पावर 3, ठीक है? यहां पर देखेंगे 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 चीजें आपस में क्या हो रहे हैं? यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 2 चीजें, 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो बच्चे, क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, एंड सेकंड आपका एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है बच्चे? और उसके बाद फिर प्लस का साइन। अब आपके पास फर्स्ट सेम रहेगा और डेरिवेटिव आपके पास में बेसिकली किसका आ जाएगा? सेकंड का आ जाएगा। तो ऐसे डेरिवेटिव लेना है। अब आइए डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो पहले x का लेंगे, तो आपको मालूम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो मेरा जो है नॉर्मल फॉर्म में x होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए। तो x है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 3x रेज टू पावर 2, 3 नीचे पावर में 1 कम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, मेरे पास में ऑलरेडी x ही है। इसके अलावा कुछ और होता, 4x 5x 7x, उसके ऊपर पावर 3 होता, तो फिर मेरे को चेन रूल अप्लाई करना पड़ता, दोबारा से एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहां पर देखिए आप बच्चे, मुझे इसका लेना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा? 3 नीचे आ जाएगा और y की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये x नहीं है ना, इसका डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा। तो आपके पास में डेरिवेटिव dy का लेना पड़ेगा, किस रिस्पेक्ट में? dx के। तो जिसका y का लेना पड़ेगा तो लिख दो मुझे dy का डेरिवेटिव लेना है, किस रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सिमिलर यहां पर आप x का डेरिवेटिव क्या कांस्टेंट नंबर का 1 होगा इंटू y प्लस x तो सेम है, और y का डेरिवेटिव लेना है मुझे dy अपॉन dx। और आपको फाइनली कैलकुलेट क्या करना है? आपको फाइनली कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx। तो मैं एक काम करता हूं, dy अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ रखता हूं, विदाउट dy और d अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ रख रहा हूं यहां पे। तो आप देखेंगे यहां पर बच्चे, तो आपके पास में बेसिकली क्या है? 3
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें माइनस कर देता हूं मैं, ये आपके पास में ना पूरा का पूरा ही, ये जो पूरा आउट करके यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये उठ के चला गया, क्या आपके पास में वाई बचा, वाई माइनस, और आपके पास में ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या लेंगे बच्चे आप, डी वाई, ये एडवांस कैलकुलस में आपको ये डेरिवेटिव लेना, इस टाइप का इंप्लिसिट फंक्शन आपका कैलकुलस 2 में देखने को मिलेगा। तो वहां पर मैं आपको कैलकुलस 2 में मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा, फिर क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, इसलिए पहले से कैलकुलेशन आपको करवा के चल रहा हूं मैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों के पास है, दोनों में से कॉमन ले लिया बच्चे हमने, और मेरे पास में बेसिकली क्या बचा है, 3y स्क्वायर और माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास में, y माइनस 3x स्क्वायर। कैलकुलेट करना है मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, तो y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y की स्क्वायर, y रेशो 2 माइनस एक्स। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस वन इज योर आंसर। तो ये बच्चे आपका बेसिकली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो आप भी साथ साथ स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपसे गड़बड़ी होती है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चे, एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में दो वेरिएबल घूम रहा है, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। तो दो फंक्शन है, एक y फंक्शन और एक x फंक्शन है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास बेसिकली बच्चे क्या, ये x, देखिएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई, और मैं यहां पे कर सकता हूं इक्वल्स टू 0 ना, तो इक्वल्स टू में मैं इसको उठा के लेके जा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो मैंने क्या किया बच्चे, इस होल टर्म को उठा करके मैं प्लस का, तो मुझे माइनस का कर दिया मैंने। रूट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं बोथ साइड होल स्क्वायर कर देता हूं, जिससे कि मेरा रूट और स्क्वायर आपस में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आप भी जानते हैं किसी भी रूट के ऊपर अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देता है। तो आप कहोगे सर आप अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हो, बच्चे एक बात ध्यान रखना कि मैं बोथ साइड करूंगा, लेफ्ट साइड में भी कर रहा हूं वही काम, मैं राइट साइड में भी कर रहा हूं, तो इससे मेरे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट मेरा न्यूट्रल रहेगा और मेरा रूट भी रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे यहां पर मैं काम कर रहा हूं कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं, दिस वन। क्लियर है बच्चे, मैं लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे आपको, क्या कर रहा हूं मैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आप, x अंडर रूट 1 प्लस वाई पूरा का पूरा होल स्क्वायर ही होगा बच्चे, एंड माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स पूरा होल स्क्वायर होगा बच्चे, सबके ऊपर होगा, ऐसा नहीं माइनस को छोड़ देंगे, होल स्क्वायर का मतलब यही होता है सबके ऊपर करो। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब आप इस बात को समझिएगा, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, तो जनरली आप सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 पहले ब्रैकेट, फिर इसका स्क्वायर, फिर 36 आंसर आया। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर और 2 के ऊपर भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तब भी आपका आंसर 36 आएगा। लेकिन प्लस वाले में ये कांड मत कर देना कि सर ने सिखाया है कि 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर, 9 4 13, ये आंसर है, गलत है। ये a प्लस बी में फिर प्लस 2ab भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। ये तो 25 आंसर होगा, तो यहाँ पे प्लस आपको क्या करना था, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 2ab। अब आपका 25 आंसर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो प्लस और माइनस की नहीं बता रहा, मल्टीप्लाई केस में पॉसिबल है कि आप इंडिविजुअल स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर है बच्चे, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर भी दो चीजें क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना बच्चे। तो मैं क्या करूंगा, x के ऊपर भी स्क्वायर करूंगा, जब इसके ऊपर स्क्वायर करने के लिए जाऊंगा तो इसका के साथ में क्या होगा, इसका तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 1 प्लस वाई बचेगा। सिमिलर यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर करूंगा तो ये वाई स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं या उसकी पावर इवन होती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1 प्लस एक्स रहेगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको।
अब अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो बेसिकली क्या आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। यहां पे क्या हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक काम करता हूं बच्चे में एक्स और वाई वाले टर्म एक तरफ लेता हूं और एक्स इंडिविजुअल एक्स और वाई का टर्म एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उठा के इसको मैं यहां ले आया इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चे, अब एक चीज और जरा समझेंगे यहां पर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जरा समझेंगे कि आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज ए प्लस बी और इसको ए माइनस बी ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बचा। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप एज इट इज ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं इसको लिख रहा हूं एक्स माइनस वाई और यहां पे लिख रहा हूं बच्चे एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इक्वल्स टू में अगर मैं देखता हूं तो कॉमन ले लेता हूं। कॉमन क्या, एक्स वाई इसके पास में भी है और एक्स वाई इसके पास में भी है, तो दोनों के पास में एक्स वाई है तो एक्स वाई में कॉमन ले लेता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स और वाई गया तो एक वाई बचेगा, माइनस यहां पर आपके पास में एक्स और वाई गया तो यहां पे एक एक्स बचेगा, दिस वन। आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली तो क्या हो गया आपके पास में एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई और अपॉन में आ जाएगा आपके पास में y माइनस एक्स, क्या आ जाएगा y माइनस एक्स आएगा। ठीक है बच्चे, एंड इक्वल्स टू एक्स वाई। अब मैं इसमें से क्या करता हूं काटने के लिए, बट ये दोनों सेम नहीं है, x और माइनस वैल्यू y की, यहां पे y पॉजिटिव और माइनस वैल्यू x की, तो मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस साइन कॉमन लूंगा तो मेरे पास में x माइनस वाई एंड x प्लस वाई अपॉन में, यहां से माइनस का साइन कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जब माइनस साइन को भी कॉमन लेते हो तो चेंज होता है। तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा और y का जो साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, दिस एंड इक्वल्स टू क्या है आपके पास में एक्स वाई। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास में बच्चे क्या रिजल्ट बचा, माइनस एक्स एंड माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। क्लियर है बच्चे? अब आप एक काम करें कि एक्स वाई में से बेसिकली आपके पास में वाई ले जाएं ताकि आपके वाई एक तरफ सेपरेट हो जाए, तो एक्स वाई प्लस वाई। अब माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो वाई, तो एक्स प्लस वन बचेगा एंड वाई फंक्शन क्या आएगा आपके पास पे, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए y फंक्शन क्या आएगा, मैं कलर भी अलग यूज कर लेता हूं, ठीक है बच्चे, ताकि जिससे थोड़ा अलग हो जाए। y इक्वल्स टू क्या है आपके पास में माइनस एक्स और अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चे, क्लियर है, बात समझ में आपको आई? ये आया आपके पास में। अब देखें यहां पर बेसिकली आपको डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन अभी तक करा नहीं आपने, अभी सिंप्लीफाई कर रहे थे। जब डेरिवेटिव लेना है किसका, डी वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब चीजें आसान हो गई आपके लिए, आपने नॉर्मल फंक्शन बना दिया, तो माइनस का साइन तो रहने दो। क्लियर है बच्चे? अब यहां डेरिवेटिव जब आप लेंगे इस फंक्शन का तो क्या लगेगा आपके पास में, आपको लगेगा क्वोशिएंट रूल। दो चीजें डिवाइड हो रही है ना, तो क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चे, तो आपके पास में बेसिकली वन आएगा क्योंकि स्पेस कम है, और उसके बाद नीचे वाले को एज इट इज, फिर माइनस ऑफ फर्स्ट एज इट इज, मैंने माइनस साइन तो बाहर ही रख रखा है, और नीचे आएगा डेरिवेटिव, तो नीचे डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आएगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आपको याद है क्वेश्चन रूल, अभी लास्ट क्लास सिखाया था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस का भी रहने दो, पहले अंदर का सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? तो क्या हुआ, एक्स प्लस वन माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये आपके पास में माइनस एक्स एंड माइनस वन, साइन चेंज होगा, प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस से ये अपर कट गया तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आया बच्चे। कैलकुलेशन में आप पक्के होने चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी पेपर में आता हुआ होगा। ये जनरली
प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं कि बच्चों को सब कुछ पता रहता है कि इसमें क्या करना है, ये करते समय में उनका पेन रुक जाता है क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि भैया कैलकुलेशन कैसे करना है। क्लियर है? तो इस तरीके जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बोर्ड पे उनमें से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, आप एग्जाम में कैसे आपको पता लगेगा सवाल होंगे कैसे। क्लियर है बच्चे? तो जो सवाल आपको बोर्ड पे करवाया जाएगा पेपर में हूबहू आपको वो सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्जाम में जाकर के कहीं आप सरप्राइज हो जाए, तो आपको वहां पे आइडिया लगे कैसे। मैं आपको बता तो रहा हूं जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं वही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाऊंगा, साथ के साथ में आपको स्टार भी लगवाऊंगा, और इवन डिजिट भी आपको बहुत सारे सवालों में बिल्कुल भी चेंज नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे, जो आपको क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूं मैं इसी को आप अच्छे से अपने दिल से लगा करके मन लगा करके आप इसमें पढ़िए, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ग्रेजुएशन को लाइटली मत लीजिए, ग्रेजुएशन इसको लाइटली, ग्रेजुएशन को जिसने भी लाइटली लिया उसकी बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई नहीं है, ये ध्यान रखना, बच्चा 12वीं पास ही रह गया है। डराने के लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये बस बात है पूरी सच्चाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब मैं यहां पे डेरिवेटिव ले रहा हूं तो दोनों बोथ साइड लूंगा, तो दो लेफ्ट एंड राइट है। तो अब यहां पे देखें मैं पहले डी, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड तो मुझे यही करना है, फाइंड मुझे क्या करना है, मैं मेंशन कर देता हूं बच्चे, क्या इसमें मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में, है नहीं, मेंशन कर देता हूं मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट करना है आपको। तो चलिए डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, पहले डी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना आपने फाइंड, तो आप इस पूरे के पूरे फंक्शन एक्स लेफ्ट साइड का एक्स रेज टू पावर 5 प्लस वाई रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू डेरिवेटिव लेंगे आप इसका डी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आपके पास में बच्चे आएगा, आपके पास में बेसिकली आएगा 5 ए एक्स रेज टू पावर 2 और ये वाई रेज टू पावर 2। क्लियर है बच्चे? आपको समझ में एक बात तो आ गई होगी कि सिलेबस कितना बड़ा है, क्योंकि अभी तो मैं बेसिक कैलकुलेशन ही सिखा रहा हूं, तो उसमें भी एक क्लास आज की और इसके बाद एक क्लास और लग जाएगी, तो जो कि अभी 6, 7, 8 क्लास तो बेसिक कैलकुलेशन में ही चला गया आपका। उसके बाद जब हम अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे, जो आपका जो एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कैलकुलस 2 पढ़ेंगे, ये 2 कैलकुलस को करने के बाद ही फिर हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बचा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग बचा हुआ है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हमारा बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस कितना बड़ा है, और उस सिलेबस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। तो इसका मतलब साफ और साफ है कि बच्चे आपको स्टार्टिंग से ही रगड़ करके चलना पड़ेगा बिजनेस मैथ्स को, नहीं तो बिजनेस मैथ्स के अंदर ईआर तय है, बैक तय है। लास्ट मोमेंट, लास्ट के 1 महीने से 1.5 महीने पढ़ने वाले बच्चे कभी भी बिजनेस मैथ्स के अंदर पास नहीं हुए हैं, इतिहास गवाह है। आज से नहीं बच्चे, काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आप स्टार्टिंग से चीजों को लेकर के चले, स्टार्टिंग से पढ़े। और एक बार आपको पता है कि जब आपका बैक लग जाता है तो फिर नेक्स्ट 1 साल का ही आपको प्रॉब्लम आ जाता है। फिर आप जब है नेक्स्ट सेमेस्टर 5 में आप इस एग्जाम को फेस करेंगे, और 5 में गलती से भी 19 का 20 हो गया, तो अब दोबारा आपका सेमेस्टर 6 में तो है नहीं, फिर दोबारा सेमेस्टर 6 के बाद जब आपका आएगा, जिसमें कि आपका सेमेस्टर 6 आपका निकल चुका होगा, पास कर चुके होंगे, बट बिजनेस मैथ्स की वजह से आप 1 साल आपकी ग्रेजुएशन और होल्ड हो जाएगी, इसमें आप फेल हो जाएंगे। तो 2 ही अटेम्प्ट होते हैं बेसिकली बच्चे सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के पास में अपने ग्रेजुएशन के अंदर पास करने के लिए। एक बार बैक लग गया, दूसरे गलती से बाई चांस लग गई, तो 1 साल उसका ग्रेजुएशन खराब हुआ। और यहां पे मैं बैक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको स्टार्टिंग से बच्चे कमेंट के थ्रू आप बोलेंगे, क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है स्पीकर की वजह से। चलिए बच्चे, तो बहुत सीरियसली बड़ी गंभीरता के साथ में आप लोगों ने पढ़ना है। अब देखिए बच्चे, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव होगा यहां पर, क्लियर है? तो दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, ये 5x रेज टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना हम। क्या कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सुंदर सुंदर लिखने में मजा आता है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं लिख पाऊं, बट ऐसा हो नहीं पाता है। 5x रेज टू पावर क्या है, 4। क्लियर है बच्चे? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो ये तो मेरे को x मिला ही है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड का डेरिवेटिव करने चलते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा 5 एंड वाई रेज टू पावर 4, लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये तो y है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा y का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। क्लियर है बच्चे? अब इक्वल्स टू सिमिलर कांस्टेंट नंबर, तो बच्चे कांस्टेंट नंबर है, ए भी आपका एक नाम है कांस्टेंट नंबर है, तो इसके बारे में तो इसको छोड़ दीजिए, 5a को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये 2 चीजें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्लियर है बच्चे? 2 चीजें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो अब ये पहले आप एक ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा। 5a तो आपने चलो बाहर कर लिया, कांस्टेंट नंबर पे डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो किसी वेरिएबल के साथ में है तो। अगर कांस्टेंट नंबर इंडिपेंडेंट होता तो वो 0 बन जाता है, बट वेरिएबल के साथ में तो कांस्टेंट नंबर ऐसे ही रहेगा। अब मैं जब डिफरेंशिएशन लेने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर का, तो फर्स्ट का लूंगा तो क्या आ जाएगा 2x एंड सेकंड वाला एज इट इज प्लस अब फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा 2y। क्लियर है बच्चे? अब मालूम है मुझे ये y है, मुझे कि मैं x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं तो मेरा x होना चाहिए, तो मैं जिसका अकॉर्डिंग टू चेन रूल में जिसका डिफरेंशिएशन फिर लेना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx दिस वन। क्लियर है बच्चे? ये बात आपको समझ में आई? तो यहां पर मैं एक काम तो कर सकता हूं बच्चे, 5 कॉमन ले सकता हूं। पहले समझिएगा, 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x की पावर 4 प्लस 5 y की पावर 4 इंटू dy अपॉन dx, और यहां पर क्या है 5a है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2x y का स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, ये 2 तो यहां आ जाएगा ना, 2 बाहर कांस्टेंट नंबर, 2x स्क्वायर y इंटू dy अपॉन dx। क्लियर है बच्चे? अब देखिए 5 से 5 मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास में क्या आया x रेज टू पावर 4 प्लस 5 y रेज टू पावर 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2a एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक काम करते हैं, डी वाई डी एक्स वाला एक तरफ और बिना डी वाई डी एक्स वाले एक तरफ रखते हैं। क्लियर है? तो जरा देखते हैं, ये 5y की पावर 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स में से माइनस कर देता हूं ये पूरा का पूरा वाला जो आपका एक टर्म है, तो माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है बच्चे? अब इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में 2a एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ये आ गया। अब यहां से काम कर सकते हैं बच्चे हम क्या, देखिए बच्चे, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई, कलर थोड़ा चेंज करते हैं बच्चे तो आपको पूरा मिक्स सा नजर आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 5y रेज टू पावर 4, 5y रेज टू पावर 4, और यहां पे आपके पास क्या बचेगा, ये तो कॉमन ले लिया तो 2a एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई एंड इक्वल्स टू, आप सॉल्व करेंगे बेसिकली तो आपके पास में क्या है 2a एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, और आपको फाइंड क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चे आपको फाइंड करना है, तो इक्वल्स टू 2a एक्स वाई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। हो सकता है बहुत जल्दी मैं ऐसे अनाउंसमेंट कर दूं कि आपके बैचेस को रेगुलर कर दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिलेबस को टाइम पर नहीं टाइम से पहले खत्म करना, और टाइम से पहले खत्म करने के पीछे कारण यह है कि फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप लोगों का फोकस हो जाए। इतना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग पेपर के साथ उतनी बेटर बनेगी, सिमिलर क्वेश्चन उठ करके आएगा, अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रैक्टिस है, टाइम सेट है, तो एग्जाम में पेपर आप उड़ा दोगे। क्लियर है बच्चे? कोचिंग का तो फायदा यही होता है कि आपके बहुत अच्छे स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो 2a एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बच्चे, क्योंकि आप तो देखिए एक बार फीस देकर के भूल जाते हैं, लेकिन हम आपके एग्जाम तक आपकी फीस को नहीं भूलते हैं कि आपने अगर कुछ पे किया है, चाहे आप 1 रुपया पे कर रहे हैं, तो अब वो फीस मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका भरोसा है, क्योंकि आपने कोई फीस पे नहीं करा है, आपने एक तरीके से अपना भरोसा दिखाया है। अब उस भरोसे पे खड़ा उतरना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अब चाहे क्लास 3 दिन बोल करके हमने आपसे एडमिशन लिया, तो हम चाहे आपको रेगुलर क्लासेस दे। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो आपका वो चीजें काम करेंगे, तो इसलिए आप लोग सही बच्चे बड़े बेफिक्र हो जाएं बच्चे, बस जितना मैं कह रहा हूं वो तो कमांड आपको फॉलो करना ही पड़ेगा बच्चे, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। तो नीचे लेके जाते इसको,
-2ax² और ये y। तो x इसके पास में है, तो मैं इसके पास में x, इसके पास में x, तो मैं यहां से x भी निकाल ही लेता हूं। लो बच्चों, जितना ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो लिया। तो x बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहां बचेगा 2ay² माइनस x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 4 है। जो चीज आप कॉमन ले रहे हो मतलब उससे डिवाइड भी करना पड़ता है ना अंदर फिर। तो यहां x से डिवाइड करोगे x कैंसिल, यहां से डिवाइड करोगे x पावर 3 बचेगा आपका अपॉन, इसमें देखो y है, ये y दोनों में कॉमन क्या y है, तो y मैं यहां निकाल लेता हूं। तो ये क्या है मेरे पास में बेसिकली y⁻3, क्लियर है, -2ax² और y यहां से एलिमिनेट हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट? तो यही बेसिकली आपके पास में d/dy dx हो गया। यही आपका बच्चे क्या है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप कैलकुलेशन में धीरे धीरे पक्के होते जा रहे होंगे। जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, जो आपने चेन रूल पढ़ा, जो आपने क्वोशंट रूल पढ़ा, जो आपने बेसिक रूल पढ़े, अब आप उसको इंप्लीमेंट करना सीख पा रहे हैं कि कैसे आप इंप्लिसिट फंक्शन में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में तो बस आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कैलकुलेशन का तो मुद्दा ही नहीं रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सर बच्चे कमेंट करके तो आपको उस स्टेप से पूछना पड़ेगा, पूछो, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का कि क्या फर्स्ट क्लास से अगर आपने लिया है तो समझ में आएगा, बीच में समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ कंचन, आप बताइए अब क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा रहा हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन में बेसिकली क्या होगा, दो वेरिएबल होगा और दोनों को आपको डेरिवेटिव लेना पड़ सकता है, पर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे वो मेंशन करेगा, dy/dx। तो मतलब कि x आपका होना चाहिए, उसी का ही हम डेरिवेटिव लेंगे। अगर कोई x नहीं नजर आ रहा तो फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल मुझे उसको दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास फंक्शन है तो मेरे को लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव लेना और राइट साइड में भी डेरिवेटिव लेना, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना ना, तो दोनों का डेरिवेटिव होगा। तो यहां पर मुझे इसका भी डेरिवेटिव लूंगा तो x के फॉर्म में तो 5x⁴, यहां तो मामला शांत हो गया। बट यहां लूंगा तो 5y⁴, लेकिन ये x के फॉर्म में होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। तो ये x के फॉर्म में नहीं, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल मुझे y का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो dy/dx हो गया। सिमिलर ये 5a जो कांस्टेंट नंबर है इसको तो आप बाहर करें, कांस्टेंट नंबर पे कोई डेरिवेटिव का फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है तो कांस्टेंट नंबर तो रहेगा ही रहेगा। अब कांस्टेंट नंबर अपने यहां पे थोड़ा बाहर का रखा है, अब अंदर क्या x² इंटू y² है, तो दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल आता है इसमें कि पहले वाले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे वाले का सेम, प्लस पहला वाला आप सेम इंटू दूसरे वाले का डेरिवेटिव। तो मैंने यहां पर x² इंटू y² का डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो पहले मैंने फर्स्ट का लिया तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ये 2x हो जाएगा बच्चे, क्लियर है। अब मैंने 5a तो बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि अंदर हमारा प्रोडक्ट रूल चल रहा है। अब दूसरा वाला सेम, प्लस फिर पहला वाला सेम एंड दूसरे वाले का डेरिवेटिव तो 2y, लेकिन ये आपके पास में x के रिस्पेक्ट में तो x नहीं है ना, तो मुझे इसलिए y का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ा dy/dx। सिंपल, यहां से मैंने 5 दिखा था, 5 मैंने कॉमन निकाला, मेरा ऑलरेडी वो चीजें एज इट इज रखी, 5 से 5 मैंने कैंसिल कर दिया, वापस मैंने जो a से इन सबको पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करा, दिस वन ये आ गया। अब मैंने क्या करा यहां पर कि जो dy/dx है वो एक तरफ रखा, ये dy/dx वाला टर्म था, ये dy/dx वाला टर्म था, मुझे फाइंड आउट dy/dx करना है तो मैं इसको एक तरफ लिया, जैसे x फाइंड कर रहा हूं तो x वाला एक तरफ कर लेता ना, वैसे ही कर लिया मैंने इसको एक तरफ, बाकी रेस्ट ऑफ मैंने दूसरी तरफ कर लिया। अब dy/dx मैंने क्या करा, यहां से कॉमन ले लिया, ये बचा, इसको फिर मैं यहां डिवाइड कर दिया। अब मैं इसमें भी देख रहा हूं कि मेरे पास में क्या x है, यहां पर भी x है, तो मैं x बाहर निकाल लूंगा तो x से बाकी दोनों डिवाइड होगा, तो यहां पे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे x⁻3 बचेगा, यहां से मैंने y निकाल लिया और मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है, किस स्टेप से डाउट हो वो स्टेप पूछे, मैं उस स्टेप आपको समझा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। डिफरेंशिएशन ले रहा हूं बच्चे मैं यहां पर आपका, तो डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन के आपके पास में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। आज मैं ज्यादा रूल नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे मालूम है अगर आप ट्रबल कर रहे हैं तो मैं छोटी ही क्लास रख करके इसको स्टॉप कर दूंगा ताकि आप इसको पहले देख लो, रम लो। क्लियर है बच्चे? यहां देखें, सॉल्व करेंगे इसको तो दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना मुझे यहां पर, तो इसका लूंगा तो क्या आएगा 2/3 और x आपको पता है पावर एक कम हो जाता है, तो 2/3 में क्या करोगे, पावर एक कम कर दोगे, फिर आप प्लस इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो ये भी 2/3 एंड y 2/3 में एक कम हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास में x के रिस्पेक्ट में x नहीं है तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, किसका, इसका। समझ में आया बच्चे?
तो क्या आएगा आपके पास में, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, dy अपॉन dx। ठीक है बच्चे, और राइट साइड में आपको पता है कि आपके पास में बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर के ऊपर क्या है, पावर है। तो कांस्टेंट नंबर के पावर का डेरिवेटिव लेने पे क्या आता है आपका, जीरो आता है। सहमत है मेरी बात से? क्लियर है बच्चे? कांस्टेंट नंबर के ऊपर अगर पावर है तो 5 रेज़ टू पावर 5 है, 5 5 रेज़ टू पावर 7, तो कांस्टेंट रेज़ टू पावर कांस्टेंट नंबर, नेचुरल नंबर आपका एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहां पे सॉल्व करते हैं तो क्या है आपके पास में, 2/3 एंड x रेज़ टू पावर -1/3 हो जाएगा बच्चे, प्लस यहां सॉल्व करेंगे 2/3 y रेज़ टू पावर -1/3 हो जाएगा बच्चे, इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब dy dx एक तरफ रहेगा, बाकी दूसरी तरफ रहेगा, तो ये मैं कर देता हूं यहां पे 2/3 y रेज़ टू पावर -1/3 इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये उठ के वहां चला जाएगा क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, तो ये एक तरफ रहेगा, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो। तो 2/3 एंड x रेज़ टू पावर -1/3 उठ के करके यहां पे चला गया, बट ये माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस का है ना, क्या है माइनस का। अब आप देखें मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या बच्चे, जरा समझे, मुझे dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। देखिएगा आपका मैट्रिक्स का चैप्टर थोड़ा आसान पड़ेगा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ट्रिकी है, बिल्कुल ट्रिकी, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बड़े डिटेल में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके लिए आसान पड़ेगा, छोटा यूनिट है। तो अगर आप कैलकुलस, अगर जो बच्चे बिल्कुल पैनिक होते हैं तो मैं उनको तो ये कहूंगा कैलकुलस में बस कि 7-8 क्लास शुरू का अगर आपके पकड़ में आ गया तो पूरा कैलकुलस 100% आपके पकड़ में आएगा बच्चे। क्लियर है? तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए आप। और कैलकुलस जैसे यूनिट को पक्का कर लेने का मतलब ये हो गया कि आप अगर यहाँ पे 40 मार्क्स के आसपास की यूनिट पे अगर आप अपनी कमांड करते हैं और बाय चांस बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती है, फिर भी आप यहाँ पे 25 नंबर के आसपास अगर मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जिनको लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, उन बच्चों की ऐसी बातें कर रहा हूं, अदरवाइज फुल स्कोर करने की मैं बात करता हूं। तो 20 आधा भी नंबर ले आते हैं तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और लीनियर प्रोग्रामिंग से मिलाकर के आप 50% से अब 60% के आसपास स्कोर कर लेते हैं। क्लियर? अगर आप कैलकुलस को छोड़ते हैं तो मैट्रिक्स, पहले मैथमेटिक्स और फाइनेंस की कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लीनियर प्रोग्रामिंग के इतने सारे सेक्शन होते हैं, उसमें 2-3 सेक्शन बच्चों के मिस हो जाते हैं, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में अगर एक भी कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हुई तो आप फेल हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये यूनिट अगर नहीं है तो आप पास होने का सपना देख ही नहीं सकते हैं कैलकुलस। और स्टार्टिंग में मैं इस यूनिट को इसलिए करवा रहा हूं आपको बच्चे, ताकि आपके पास में इनफ टाइम है अभी, तो उस टाइम में आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस लेकर के चलें। एग्जाम टाइम में, कम टाइम के प्रेशर में जो चीज डिफिकल्ट है वो उसको और डिफिकल्टीज लेवल आप बढ़ा लेंगे जल्दबाजी के चक्कर में। अभी समय है तो चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। तो इक्वल्स टू बच्चे करते हैं क्या, -2/3 एंड x रेज़ टू पावर -1/3। सहमत है मेरी बात से? और ये मुझे dy अपॉन dx चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे तो dy अपॉन dx चाहिए ना, ये चाहिए। तो बाकी जो अगर 4x इक्वल्स टू 12 होता है तो x ही रखता हूं, 4 मल्टीप्लाई करा था, 4 को लेके जाता नहीं बच्चे, मैं यहां पर ऐसे लेके जाता हूं ना मैं, तो सिमिलर मैं यहां भी तो करूंगा, dy dx रखा, बाकी के दूसरे को नीचे लेके जाऊंगा, जिस पर क्या जाएगा 2/3। क्लियर है बच्चे? एक बार देख लो बच्चे, -2/3 कहां से आया ये, ठीक है, ये वहां गया था तो माइनस हुआ था। क्या हुआ बच्चे, 2/3 y रेज़ टू पावर -1/3, बिल्कुल लिखते जाए, पैनिक क्या होना इसमें, ये नीचे चला गया, 2/3 y रेज़ टू पावर 3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। जब कुछ कटता तो मुझे मालूम है आपको बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ना। अब देखिए बच्चे, x रेज़ टू पावर क्या है, -1/3 है, एंड y रेज़ टू पावर क्या है, -1/3 है। तो खैर यहां तक भी आपका सही ही है, लेकिन ऐसे नहीं करते, पावर पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, पावर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसके बेस को रिवर्स कर दो, पलट दो, वही पावर रहेगा बट वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे x है तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यही पावर 1/3 जो है नेगेटिव में जो था
अब ये पॉजिटिव 1/3 हो जाएगा। इसका पावर नेगेटिव है तो इसके बेस को रिवर्स करना पड़ेगा, तो नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसका ही पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा पावर पॉजिटिव। तो अब आपके पास में बेसिकली आंसर क्या आया, dy/dx इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1/3 एंड x रेज टू पावर 1/3। जब पावर सेम है तो लिख सकते हो y/x होल रेज टू पावर, दोनों के ऊपर पावर 1/3। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो ये इसका क्या है बच्चे, ये इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद है कि आप इंप्लिसिट फंक्शन को बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। कंचन बिस्ट, क्या अब बेटा आपको समझ में आ रही हैं चीजें धीरे धीरे? अब डेरिवेटिव द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, मैं एक दिन में इतना लोड नहीं डालूंगा भैया, ये 8 क्लास थोड़ा स्लो स्लो चला लो, कैलकुलेशन आपके पकड़ में आ जाए, फिर एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा कंटेंट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो आज की क्लासेस पे यहां पर ही मैं इसको स्टॉप करता हूं। आज मैंने आपको इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना सिखाया है और बस ज्यादा नहीं 4-5 सवाल करवाए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप इतना कम कंटेंट पढ़ाने के बाद कम से कम एटलीस्ट इसका आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? प्रैक्टिस के लिए बच्चे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है ना? प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन कंचन बिस्ट पहले प्रैक्टिस करने से पहले आपका काम क्या है कि आप पहले वीडियो को दोबारा देखेंगे। जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको जहां समझ में आ गया ठीक है, जहां समझ में नहीं आया रोकेंगे, फिर थोड़ा पीछे करके उसको फिर दोबारा समझेंगे। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे ऑडियो मैसेज करेंगे कि सर, वो फोटो खींचेंगे, फोटो खींच करके कंचन भेजेंगे कि सर ये आपके पास में ये मैं कर रही हूं, ये समझ रही हूं, ये वाला स्टेप आपने कैसे लिया है, आप एक बार मुझे फिर से बता दो। फिर मैं आपको वो जो आपने मार्क करके भेजा होगा, जो ऑडियो मैसेज होगा, फिर मैं अपने ऑडियो मैसेज से आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो जब दोबारा आप आराम से घर पे बैठ करके तसल्ली से वीडियो देखोगे, देखते वक्त कुछ डाउट आया, फिर दोबारा देखोगे, फिर डाउट आया तो उसको मार्क कर करके या फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप भेजोगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो आपका डाउट क्लियर होता चला जाएगा। फिर आपकी पूरी वीडियो जब आपको समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को आपको दोबारा लिखना है, आंसर मत लिखना फिर। और उसके बाद इसको फिर आपने क्या करना है, सेल्फ इसको आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बच्चे? और आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाना। अभी डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाओगे तो कोलैप्स हो जाओगे आप। तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। किसी बच्चे को डाउट है, कोई क्वारी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अपनी डाउट्स एंड क्वारी। क्लियर है? और हमने बच्चे बैंक का बैच भी लॉन्च कर दिया है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जिस बच्चे को बैंक का एग्जाम देना हो, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देना हो, तो अगर उसके पास में टाइम है, क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा 1 घंटा अगर आधा घंटा निकाल सकते हो तो आपके जो है ग्रेजुएशन तक आप प्रिपेयर हो जाएंगे एक गवर्नमेंट जॉब, बैंक के जॉब के लिए। तो उसके बाद जो है आप इजीली उस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन उसके स्टार्टिंग करते हैं तो फिर भी आपको 1 से 1.5 साल देना ही पड़ेगा प्रिपरेशन में, फिर आपको 1 से 1.5 साल और वेट करना पड़ जाएगा। उससे बेटर है कि अंडर ग्रेजुएशन में समय निकाल करके तैयारी करते रहो, ये दुनिया ऐसे ही करती है बच्चे। चलो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।